हेलो बच्चों। तो आज के वीडियो में हम आपको आरसी परिपथ की प्रतिबाधा के बारे में बताएंगे। आरसी परिपथ क्या होता है, इसकी प्रतिबाधा क्या होती है, धारा और वोल्टेज के मध्य कालांतर क्या होता है, परिपथ में बहने वाली धारा का शिखर मान क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करें। तो आज का हमारा टॉपिक है आरसी परिपथ की प्रतिबाधा। तो आर का मतलब होता है प्रतिरोध और सी का मतलब होता है धारिता। तो आज हम एक ऐसा सर्किट तैयार करेंगे जिसमें हमारा प्रतिरोध रहेगा, तो यह हमारा खुद है, और जे हमने धारिता को, हमारा आर और धारिता सी दोनों के साथ श्रेणी क्रम में प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत जोड़ दिया एसी। जैसे ही हम वोल्टेज स्रोत जोड़ेंगे इस परिपथ में विद्युत धारा बहने लगेगी। प्रतिरोध के सिरों का जो विभवांतर है उसको मैं वी आर मान ले रहा हूं, और धारिता के सिरों का जो विभवांतर है उसको मैं वीसी मान लूंगा। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी बात है। जब हमने एक आरसी परिपथ तैयार कर दिया है, उसके सिरों के बीच में प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत जोड़ दिया है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत का समीकरण होता है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। जैसे ही हम वोल्टेज स्रोत को जोड़ेंगे इस परिपथ में धारा बहने लगेगी, जिससे प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर वी आर उत्पन्न हो जाएगा और धारिता के सिरों पर वीसी। ठीक है, तो जब ये वी आर और वीसी जो क्रिएट हुए हैं, जो उत्पन्न हुए हैं, उनकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो यह वैल्यू हम ओम के नियम की सहायता से निकाल सकते हैं। तो देखिए, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्या होता है, ओम का नियम V बराबर आई आर। इसके लिए अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, वी आर बराबर, उसमें बहने वाली धारा कितनी है I और प्रतिरोध R। इसको हम समीकरण नंबर 2 दे दें। वोल्टेज के सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत अप्लाई किया, उसका समीकरण है V बराबर V0 साइन ओमेगा। तो ये हमारा ओमीय प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर है। इसी प्रकार हम धारिता के सिरों का विभवांतर निकालें। इसी प्रकार धारिता के सिरों पर विभवांतर, संधारित्र भी बोल सकते हैं, धारिता के सिरों पर विभवांतर क्या हो जाएगा, इसको Vc बराबर मान लें, वही ओम के नियम से I इंटू आर। आर की जगह क्या हो जाएगा, आर की जगह हो जाएगा धारिता द्वारा या संधारित्र द्वारा डाली गई रुकावट। अब संधारित्र धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है, उस रुकावट को हम बोलते हैं धारिता प्रतिघात, और एक्स सी से प्रदर्शित करते हैं, जो हो जाएगा एक्स सी। इसको समीकरण नंबर 3, यहाँ एक्स सी क्या चीज है, हमारा धारिता प्रतिघात। एक्स सी क्या है, धारिता प्रतिघात। ठीक है बच्चों, चलो अब देखिए, जब हमारी प्रत्यावर्ती धारा किसी ओमीय प्रतिरोध से होकर गुजरती है तो धारा और प्रतिरोध समान कला में होते हैं। जब हमारी प्रत्यावर्ती धारा किसी प्रतिरोध से होकर प्रवाहित होती है तो धारा और वोल्टेज समान कला में होती है। इसका मतलब ये हुआ कि धारा का मान जब अधिकतम होता है उसी समय वोल्टेज का मान अधिकतम होता है, और जब धारा का मान शून्य होता है तो वोल्टेज का मान भी शून्य होता है। तो इसको बोलते हैं हम समान कला, यानी कि धारा और वोल्टेज साथ साथ चल रहे हैं। साथ साथ चल रहे हैं, इसका मतलब उनके बीच में कोई कलांतर नहीं है या जीरो कलांतर है। और जीरो कलांतर के लिए हम कुछ इस प्रकार का चित्र तैयार करते हैं। जैसे मैं धारा को इधर ले लूं, ये मैंने धारा को ले लिया इस डायरेक्शन में, तो विभवांतर को भी मैं इसी डायरेक्शन में लूंगा, क्योंकि दोनों के मध्य कलांतर कितना है, जीरो। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, धारा भी एक्स अक्ष को प्रदर्शित कर रही है और विभवांतर भी एक्स अक्ष को प्रदर्शित कर रहा है। इसका मतलब दोनों समांतर है। समांतर है तो दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण जीरो होता है, या संपाती भी बोल सकते हैं। लेकिन वही प्रत्यावर्ती धारा जब संधारित्र से होकर प्रवाहित होती है तो धारा आगे होती है और विभवांतर पीछे हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब धारा का मान अधिकतम होता है तो वोल्टेज का मान न्यूनतम होता है, अर्थात शून्य होता है, और जब धारा का मान शून्य होता है तो वोल्टेज का मान अधिकतम हो जाता है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि धारा वोल्टेज से आगे है या वोल्टेज धारा से पीछे है। अब जब धारा का मान अधिकतम है, वोल्टेज का मान न्यूनतम है, तो इस कलांतर को 90 डिग्री बोलते हैं। और जब धारा का मान शून्य हो जाता है तो वोल्टेज का अधिकतम हो जाएगा, तो यह कलांतर भी 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज क्या होती है, पीछे हो जाती है। जब धारिता से या संधारित्र से होकर प्रत्यावर्ती धारा बहती है तो वोल्टेज पश्चगामी होता है, धारा अग्रगामी होती है। कितना अग्रगामी है, 90 डिग्री। तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, पीछे बताएंगे, जो होगा BC, यानी कि धारा आगे है और विभवांतर BC पीछे है। कितना पीछे है, इसको हम 90 डिग्री बोलते हैं। कितना पीछे है, 90 डिग्री। अब देखिए धारा से ये 90 डिग्री पीछे है तो विभवांतर VR से भी 90 डिग्री पीछे होगा। यानी ऐसा बोल सकते हैं कि VR और BC भी एक दूसरे से कितने कोण पर है, 90 डिग्री पर। अर्थात VR और BC में भी कलांतर कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो इसी बात को हम लिख सकते हैं कि विभवांतर VR और धारा I समान कला में है। विभवांतर BC धारा I से 90 डिग्री पश्चगामी है। अब यदि VR और BC का परिणामी निकालें तो VR और BC का जो परिणामी आएगा वो दोनों के क्या आएगा, बीच में आएगा। करेक्ट बीच में नहीं आएगा, लेकिन उसको हम बीच में बनाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों का परिणामी कितना आया, V आया। ये मैंने B मान लिया। इसको डैश डैश करके मैं मिला दूं, एक समकोण त्रिभुज का रूप दे दूं और इधर से भी इसको मिला, जे इसका परिणामी है V। देखिए यह भुजा हमारी VR है तो ये भी VR होगी, और यह भुजा हमारी BC है तो यह भी BC होगी। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ये चाहो तो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब देखिए हमें जो परिणामी ज्ञात करना है, जो कर्ण भुजा ज्ञात करनी है, तो ये अपने आप में एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, तो ऐसे निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए यदि VR और BC का परिणामी भी हो तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। समझ गए ना? मैंने इसको लंब मान लिया और इसको आधार मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और यदि थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो इस कोण को मैं फाई मान ले रहा हूं, तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी और यह भुजा आधार हो जाएगी और यह भुजा कर्ण हो जाएगी। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी BC का वर्ग, आधार का वर्ग यानी VR का वर्ग। तो ये आगे पीछे हो सकते हैं। VR और BC की वैल्यू रख दें तो समीकरण 2 और 3 से मान रख दूं। समीकरण 2 व 3 से मान रखने का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए V² बराबर VR की वैल्यू है IR, इसका वर्ग है तो वर्ग कर दें, और BC की वैल्यू I इंटू एक्स, इसका वर्ग है तो वर्ग। V² बराबर ये अलग अलग हो जाएगा, I² R² या भी I² XC का स्क्वायर। चाहो तो इसमें से I² कॉमन आ जाएगा, तो V² बराबर I² मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा R² प्लस XC का होल स्क्वायर, सॉरी XC का स्क्वायर। मैं इधर कर दे रहा हूं, I² को इसके नीचे ले आऊं तो ऐसा बन जाएगा V² बटे I² बराबर R² प्लस XC का वर्गमूल ले लूं तो V बटे I बराबर आ जाएगा अंडर रूट में R² प्लस XC का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक। देखिए V बटे I का मतलब होता है R, ओम के नियम से क्या होता है, V बटे I बराबर होता है R, लेकिन यहां पर हम इसको R नहीं बोलेंगे। जब प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में ओमीय प्रतिरोध, धारिता या प्रेरण कुंडली में से दो या दो से अधिक जुड़े हों और फिर धारा के मार्ग में जो रुकावट डाली जाती है उस रुकावट को प्रतिरोध न कहकर प्रतिबाधा कहते हैं और Z द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो V बटे I को क्या बोलेंगे, परिपथ की प्रतिबाधा, और परिपथ की प्रतिबाधा को कैसे लिखते हैं, Z से। तो क्या हो जाएगा जी, Z बराबर हो जाएगा Z बराबर R² प्लस XC का स्क्वायर। ठीक है, या XC की भी वैल्यू आती है
एक्स सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी। एक्स सी को बोलते हैं धारिता प्रतिभाग। तो इसकी वैल्यू रख दें तो जेड बराबर आ जाएगा r² प्लस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। तो अलग अलग स्क्वायर कर दूं तो ओमेगा² c²। तो जेड की वैल्यू आ गई, अर्थात परिपथ की प्रतिबाधा आ गई जेड बराबर r² प्लस 1/ओमेगा² c²। ओके, अब हमें बताना है कि धारा और वोल्टेज के मध्य कलांतर, यानी कि धारा और वोल्टेज आगे पीछे हैं तो कितना आगे और कितना पीछे। देखिए यहाँ अलग अलग में देखें तो यहाँ पर दोनों समान कला में होती है, यहाँ पर देखें तो इसमें धारा आगे होती है और वोल्टेज पीछे होता है। तो जब प्रत्यावर्ती धारा दोनों से होकर जो गुजरती है तो धारा और परिणामी वोल्टेज, जब इन दोनों का जो वोल्टेज है अलग अलग, उसका हमने परिणामी वोल्टेज भी निकाल लिया। तो परिणामी वोल्टेज भी और धारा आई के मध्य कितना कलांतर होता है। तो देखिए हम इसी चित्र से समझ सकते हैं। परिणामी वोल्टेज का समीकरण माना है हमने V बराबर V0 sin ओमेगा t, V बराबर V0 sin ओमेगा t। और इससे धारा क्या है, आगे है या पीछे है। देखिए यदि हम इससे पीछे की तरफ जाते हैं तो इसको तो बोलते हैं पश्चगामी, और यदि हम इससे इधर जाते हैं तो इसको बोलते हैं अग्रगामी। तो इस B से धारा क्या है, आगे है, और कितना आगे, फाई। तो यह कोण हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब यह कोण हम कोई भी त्रिकोणमितीय फलन की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, साइन से, कोस से, टेन से, कोट से, कोसेक से, सेक से। तो किसी भी त्रिकोणमितीय फलन से हम ये कोण ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हम यह कोण टेन या कोट से ज्ञात करेंगे। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि टेन या कोट में कर्ण भुजा नहीं आती है, और कर्ण भुजा का कैलकुलेशन थोड़ा कठिन होता है। इसलिए साइन में कर्ण आता है, कोस में कर्ण आता है, सेक में कर्ण आता है, और कोसेक में कर्ण आता है। सिर्फ टेन और कोट में कर्ण भुजा नहीं आती है, तो हम टेन या कोट निकालेंगे। तो मैं इसमें टेन निकाल रहा हूँ। तो देखिए इस त्रिभुज में, इस समकोण त्रिभुज में टेन में निकालता हूँ तो इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी, शेष भुजा आधार हो जाएगी। देखिए इस भुजा की वैल्यू कितनी है, VR, और इस भुजा की वैल्यू हो जाएगी VC, ठीक है। तो धारा I और परिणामी वोल्टेज V के मध्य फाई कलांतर है, तो टेन फाई बराबर, टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, VC, और आधार कितना है, VR। इनकी वैल्यू हमने समीकरण 2 और 3 में मानी है। 2 और 3 से मान रख दें तो समीकरण 2 और 3 से मान रखने पर समीकरण 2 में इसका मान दिया है, समीकरण 3 में BC का मान दिया है। BC का मान है I इंटू XC, और VR का मान है I इंटू R। I से I कैंसिल हो जाएगा, तो टेन फाई बराबर कितना बचेगा, XC बटे R। चूंकि XC की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, 1/ओमेगा C। ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो टेन फाई बराबर आ जाएगा 1/ओमेगा C और बटे R, ठीक है। चाहो तो मैं इसके बटे में 1 मान लूँ, बटे के नीचे बटे पलट जाएगा, तो टेन फाई बराबर हो जाएगा 1/ओमेगा C R, या फाई बराबर निकालेंगे तो टेन इनवर्स हो जाएगा, टेन इनवर्स 1/ओमेगा C R। ये हमारा परिणामी वोल्टेज V और धारा I के मध्य कलांतर है, ठीक। अब देखिए वोल्टेज का समीकरण तो ये है। अब इस परिपथ में जो धारा प्रवाहित होगी उस धारा का समीकरण क्या बनेगा, तो परिपथ में बहने वाली धारा, परिपथ में बहने वाली धारा, देखिए धारा का समीकरण क्या बन जाएगा, I बराबर I0 साइन। अब धारा जो है वो वोल्टेज से क्या है, आगे है, और वोल्टेज का समीकरण कितना है, V0 साइन ओमेगा t। तो धारा का समीकरण क्या हो जाएगा, I0 साइन ओमेगा t प्लस फाई, क्योंकि कितना आगे है धारा, फाई आगे है, तो उसमें फाई क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, I0 साइन ओमेगा t प्लस फाई। तो जी हमारा धारा का समीकरण बन जाएगा, परिपथ में बहने वाली धारा।
जहाँ फाई बराबर कितना है अभी हमने निकाल दिया है, फाई बराबर tan इनवर्स 1/ओमेगा CR। ठीक है, तो ये हमारा धारा का समीकरण हो गया। अब धारा का शिखर मान, परिपथ में धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान, शिखर मान क्या होता है I0। तो I0 बराबर, देखिए I बराबर क्या होता है ओम के नियम से, I बराबर V/R। तो I0 बराबर क्या हो जाएगा V0/R। R क्या होता है प्रतिरोध, लेकिन यहाँ पर प्रतिरोध को प्रतिरोध न बोलकर ये संयुक्त रूप से जो रुकावट डाली जाती है उस रुकावट को प्रतिबाधा बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा R की जगह Z हो जाएगा, प्रतिबाधा Z की वैल्यू रख दें, हमने अभी निकाली थी। Z का मान रखने पर, तो Z का यदि हम मान रख देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा V0। Z की वैल्यू आई थी R² प्लस 1/ओमेगा²C। तो ये हमारा परिपथ में बहने वाली धारा का शिखर मान है। ठीक है सर, हम RC परिपथ की प्रतिबाधा, कलांतर, धारा का समीकरण तथा धारा का शिखर मान ज्ञात कर सकती हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर नई एक वीडियो।